नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। आप देख रहे हैं चुनाव का सबसे भरोसेमंद शो ऐलाने जंग। ऐलाने जंग कार्यक्रम में चुनावी राज्यों की हर खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव है, इसी के मद्देनजर देश भर में हलचल देखने को मिल रही है। और देखिए यहां मेरे पीछे क्या लिखा हुआ है, बंगाल में बवाल, दिल्ली तक सियासी उबाल। वो आखिर हम क्यों कह रहे हैं? पश्चिम बंगाल की राजनीति से जो खबर आ रही है उसका लगभग यही इशारा है। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू होने वाला है और चुनाव से पहले बंगाल में एक बार फिर से हिंसक सियासत की शुरुआत हो गई। ईडी की टीम पर टीएमसी के नेता के समर्थकों ने हमला किया तो कोलकाता से दिल्ली तक सियासी बवाल है। बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया, कानून व्यवस्था का मुद्दा बताकर मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग कर दी गई, जबकि टीएमसी एजेंसियों का नाम लेकर बीजेपी और केंद्र सरकार को घेर रही है। टूटे हुए कार के शीशे, कार के अंदर पड़े ईंट पत्थर के टुकड़े, सिर पर पट्टी बांधे ये हैं ईडी के अधिकारी जो पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में छापेमारी के लिए पहुंचे थे। काम था राशन घोटाला केस में टीएमसी नेता शेख शाहजहां के घर छापा मारना, लेकिन सरकारी काम करने वाले इन अधिकारियों का स्वागत ईंट पत्थरों से हुआ। पूरा मामला समझिए। ईडी की टीम ने संदेशखाली में शेख शाहजहां के घर पहुंचकर बार बार फोन किया। 1 घंटे के इंतजार के बाद जब फोन नहीं उठा तो ईडी अधिकारियों ने ताला तोड़ने की कोशिश शुरू की, जिसके बाद शेख शाहजहां के समर्थक ईडी की टीम के सामने जमा हो गए। टीएमसी नेता के समर्थकों ने ईडी अधिकारियों को पीटना शुरू कर दिया। ईडी के अधिकारियों को इलाके से खदेड़ दिया गया और कारों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों पर हुए इस हमले के बाद बंगाल की सियासत का पारा गर्म है। टीएमसी पर हमेशा गुंडागर्दी का आरोप लगाने वाली बीजेपी आग बबूला है। इस मुद्दे पर टीएमसी की इंडिया सहयोगी कांग्रेस का भी उसको साथ मिला। ममता के धुर विरोधी और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने बंगाल में कानून व्यवस्था ठप होने का आरोप जड़ दिया। सत्तारूढ़ पार्टी के गुंडों ने, दरिंदों ने जो हमला बोला है आज ईडी के ऑफिसरों के खिलाफ, इसमें ये जगजाहिर होते हैं कि बंगाल में कानून और व्यवस्था की हाल कितना बुरा होते जा रहे हैं। आज जख्मी हुए हैं, कल ईडी वाले अगर ख़त्म हो जाए, खून हो जाए, तो हमें, मुझ जैसे लोगों के लिए ये अचरज की बात नहीं होगी। जो घटना हुआ है इसका कड़ी से कड़ी भाषा में हम लोग निंदा करते हैं। सिर्फ ये एक केंद्रीय निरपेक्ष एजेंसी के ऊपर ही अटैक नहीं, बल्कि ये पूरी संविधान का ऊपर अटैक है, पूरा जो महामान्य उच्च अदालत की निर्देश है उसका ऊपर अटैक है और उसके साथ साथ फेडरल स्ट्रक्चर का ऊपर अटैक है। इस मुद्दे पर घिरी टीएमसी ने पल्ला तो झाड़ लिया, लेकिन निशाने पर केंद्र और केंद्रीय एजेंसी को भी लिया। संदेशखाली में जो हिंसा की घटना हो रही थी उसको समर्थन नहीं करती है तृणमूल कांग्रेस, लेकिन ये भी सच है कि गांव के लोग कह रहे थे कि जो सेंट्रल फोर्स आए थे वो उनको विरक्त भी कर रहे थे। फेडरलिज्म की बातें, बड़ी बड़ी बातें आप मत कीजिए। आप केंद्र से पूछिए कि फेडरलिज्म माने सेंटर और स्टेट को दोनों एक संग काम करना है। तो स्टेट के पास तो फंड अभी रेडी है, लेकिन सेंटर से अभी तक फंड नहीं आया। राजनीतिक कारणों की वजह से बंगाल को वंचित किया जा रहा है। तो कहां गई फेडरलिज्म आपकी? 24 के चुनाव सिर पर हैं। उससे पहले बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हुए इस हमले की गूंज अभी थमने वाली नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। बीजेपी ने ईडी पर हमले की एनआईए जांच कराने की मांग की है। इसके लिए बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। बंगाल ममता बनर्जी के नाक के नीचे जंगल राज का पर्याय बन चुका है, लेकिन यह चिंताजनक भी है किस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस भी ममता सरकार पर सख्त हैं और सरकार को अपने कर्तव्य की याद दिला रही है। ghastly incident is alarming, is deplorable, to say the least. It is the bounden duty of a civilized government to stop barbarism and vandalism in a democracy. If government fails in its basic duty, then
the Constitution of India will definitely take its course. साफ है इस मुद्दे पर टीएमसी सरकार घिरती नजर आ रही है। केंद्रीय एजेंसी पर हुए इस हमले के बाद एक बार फिर बंगाल की कानून व्यवस्था सुर्खियों में है। अब देखना है कि दोषियों पर एक्शन कब होता है और क्या एक्शन होता है। ऐलान जंग में अब अगली खबर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। इलेक्शन मोड में मोदी और आपस में लड़ रहे हैं मोदी के विरोधी। कुछ इसी तरह की सच्चाई इस वक्त नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के दौरे पर जयपुर पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर के बाद बीजेपी के नेताओं के साथ पार्टी मुख्यालय में बैठक करेंगे। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर बात होगी। 3 दिनों का प्रधानमंत्री का यह जयपुर का दौरा है। बीजेपी मुख्यालय में पार्टी की बैठक होनी है। आपको पता है जबरदस्त जीत यहां पर हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं। हमारे साथ मनीष शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए। मनीष, प्रधानमंत्री का ये पूरा क्या कार्यक्रम रहने वाला है और उसके पीछे की क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटजी, आपको क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल अखिलेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पहला मौका है जब बीजेपी के दफ्तर में आ रहे हैं। इससे पहले वो कभी आए थे जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, संगठन में काम करते थे। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के तमाम विधायक यानी राजस्थान के जितने जीते हुए विधायक हैं, जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन लोगों के साथ और साथ ही प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बीजेपी मुख्यालय में कुछ देर बाद बैठक लेने वाले हैं। अखिलेश, अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री लगभग 3 घंटे तक बीजेपी मुख्यालय में रहेंगे और रात्रि भोजन भी उनका यहीं पर होगा। हालांकि प्रधानमंत्री की जयपुर और राजस्थान यात्रा का मकसद डीजीपी सम्मेलन है, लेकिन उस सम्मेलन के अंदर जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर टिप्स देने के लिहाज से अपने तमाम विधायकों और पार्टी के नेताओं को यहाँ बुलाया है। लगभग 1.5 घंटे तक ये बैठक चलेगी, यानी रात 8 बजे तक ये बैठक चलेगी। उसके बाद कुछ पदाधिकारियों से प्रधानमंत्री की अलग से मुलाकात होगी। लेकिन इस तमाम बैठक का एजेंडा केवल एकमात्र कि लोकसभा चुनाव में कैसे बीजेपी को भारी बहुमत जो अब तक मिलता रहा है राजस्थान में, वो कैसे दिलाया जाए। पार्टी के नेता और पार्टी के पदाधिकारियों तक किस मकसद से ये संदेश पहुंचाना है और खास इन्हीं मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री टिप्स देने वाले हैं। अखिलेश, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री का काफिला आपको स्क्रीन पर दिख सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद यहां बीजेपी मुख्यालय की तरफ रवाना हो चुके हैं और बहुत संभव है कि अगले कुछ मिनटों में यहां पर कोई हलचल होगी दोबारा हम आपके पास लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। मोदी और बीजेपी के नेता इलेक्शन मोड में आ चुके हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन अभी नेता, नीति और रणनीति बनाने की संभावनाएं ही तलाश रही है। आज हम मोदी और मोदी विरोधी की चुनावी रणनीति को इस रिपोर्ट में डिकोड करने वाले हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर में बीजेपी के पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दे रहे हैं, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल में रोड शो करके बीजेपी के प्रचार का श्री गणेश किया। एक तरफ बीजेपी ने नीति और रणनीति के साथ चुनाव की तैयारियों का बिगुल बजा दिया, दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन में ना तो नेता तय है और ना ही रणनीति पर बात बन पा रही है। अभी तक संयोजक के पद को लेकर ही गठबंधन में माथापच्ची चल रही है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक बनेंगे, लेकिन कब बनेंगे इस पर सस्पेंस बना हुआ है। बीते कई दिनों से चर्चा चल रही है कि एक वर्चुअल मीटिंग कर गठबंधन के नेता नीतीश कुमार के नाम पर मुहर लगाएंगे, लेकिन मीटिंग का मुहूर्त ही नहीं निकल रहा। हालांकि फोन पर बातचीत के जरिए संयोजक का नाम तय करने की कोशिश जरूर की जा रही है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे की कई नेताओं से बात हुई है। इसकी पुष्टि प्रवक्ता संजय राउत कर रहे हैं। जिस कमेटी का गठन किया है और जिसमें सीनियर लीडर्स है दिल्ली के, उनसे मेरे अभी बातचीत हो गई है। खरगे साहब ने जो कमेटी का गठन किया है, उस कमेटी के साथ हम लोग बैठेंगे और प्राइमरी डिस्कशन उस कमेटी के साथ हमारा लगभग हो रहा है या खत्म हो रहा है। कांग्रेस की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, इतना मैं कह सकता हूँ। कांग्रेस का लीडरशिप चाहता है कि वो बने, अनुभवी आदमी हैं, अच्छे राजनेता हैं, उनका परफॉर्मेंस एज ए चीफ मिनिस्टर अच्छा रहा है, उन पर कोई दाग नहीं है और वो ये काम करते रहे।
चुनाव का काउंटडाउन शुरू होने वाला है, लेकिन विपक्षी गठबंधन अभी संयोजक को लेकर ही फंसा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसके मुताबिक गठबंधन के कुछ दल नीतीश के नाम पर सहमत नहीं हैं और इसी वजह से पेच फंसा है। एनडीए के नेता मजे ले रहे हैं। नीतीश जी ब्लैकमेल करके संयोजक बनने जा रहे हैं। उनको उम्मीद थी कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनेंगे, इसलिए एनडीए गठबंधन से अलग हुए कि जो इंडी गठबंधन अब उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगा और थमा दिया झुंझुना संयोजक बनाने जा रहा है। कि पद एक है, अब अनेक लोग आज ही से ललायित हैं, तो कहाँ एक साथ रहेंगे, झगड़ा होगी ही। इसलिए जो घमंडिया गठबंधन है उसमें जो पटना में शुरू बैठक हुई थी, उसी समय हमने कहा था कि साहब ये लोग ताश के पत्ते की तरह छिटक जाएंगे, छितरा जाएंगे। आज स्थिति वही हो रही है। और गठबंधन में जब संयोजक का मामला तय नहीं हुआ है तो सीट बंटवारा भी नहीं हो पा रहा। हालांकि कांग्रेस की ओर से इसकी कोशिश शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस ने सहयोगी दलों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। कल मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से नीतीश कुमार ने फोन पर बात की है। सूत्रों ने बताया है कि नीतीश कुमार ने कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों के नेताओं से भी फोन पर बात की है। गठबंधन के लिए सीट बंटवारा इतना आसान नहीं। पंजाब में कांग्रेस और आप का विवाद है, दिल्ली में भी कांग्रेस और आप साथ नहीं दिख रहे, केरल में लेफ्ट और कांग्रेस का पेच फंसा है, पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस का विवाद सामने आ चुका है। उनसे कौन भीख मांगने गया पता नहीं, हम लोग तो भीख मांगने नहीं गए। ये ममता बनर्जी खुद कह रहे हैं कि हम गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। ये दोनों सीट हमारे पास है, उनकी दया की कोई जरूरत नहीं है हमें। हम अपने दम पर लड़ सकते, चल सकते, कुछ भी कर सकते। ये और नहीं चाहते कि गठबंधन हो। इसमें वार्ता सीधा है कि वो नहीं चाहते गठबंधन हो। ममता जी आज जो कर रहे हैं वो मोदी जी की सेवा में लगे हुए हैं। 2021 के असेंबली इलेक्शन में अकेले लड़के तृणमूल पावर में आया और कांग्रेस लेफ्ट से अलायंस करके लड़के जीरो, पूरा असेंबली में जीरो। तो जो पार्टी जीरो पाते हैं उसका इतना बड़ा बड़ा बात क्यों? ममता दीदी वो ये अलायंस का बात कर रहे हैं, जो फाइनल डिसीजन लेना है ममता दी लेंगे। सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस और टीएमसी का झगड़ा जुबानी जंग की शक्ल में देश के सामने है। कल ही कांग्रेस की बैठक में पंजाब और केरल के नेता कह चुके हैं कि उन्हें अपने राज्य में गठबंधन की जरूरत नहीं है। गठबंधन के बारे में, सीट शेयरिंग के बारे में पंजाब के लिए कोई चर्चा नहीं हुई। तो आप सभी सीटों पे जा रहे हैं? 100% आज की हमारी तैयारी 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की है और 13 की 13 सीटों पर किस प्रकार से चुनाव लड़ा जाएगा, कौन से हमारे उम्मीदवार होंगे, क्या क्या उसके लिए हमने काम करना है 3-4 महीनों में, उस बातों के ऊपर लेकर चर्चा होगी। यही स्थिति रही तो पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों दल गठबंधन में साथ रहते हुए एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे। कुल मिलाकर देखें तो विपक्षी गठबंधन में सिर्फ नीति तय है कि मोदी को हराना है, लेकिन ना तो कोई नेता तय है, ना ही कोई रणनीति दिख रही है। संयोजक से लेकर सीट बंटवारे तक हर तस्वीर धुंधली है, जबकि बीजेपी हर चीज में आगे निकल चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी बैठक कर रणनीति बनाने में जुटे हैं। राम मंदिर के निमंत्रण के बहाने बीजेपी घर घर पहुंच रही है। ज्यादातर राज्यों में तो गठबंधन का स्वरूप तय हो चुका है। राज्यों में जरूरत के हिसाब से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दौरे फिक्स भी होने लगे हैं। और अब आपको अभी की बड़ी खबर बता दें, 3 दिनों के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि जयपुर में पार्टी मुख्यालय वो अभी पहुंचे हैं। लोकसभा के जो चुनाव होने हैं उसी के मद्देनजर पार्टी की रणनीति है, कैसे वहां आने वाले दिनों में तमाम कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचा जाए, लोगों के बीच पहुंचा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां बीजेपी मुख्यालय की तरफ आप देख सकते हैं। बीजेपी के तमाम विधायकों और पदाधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री की ये तकरीबन 1 घंटे तक चलने वाली बैठक है और इस बैठक का एकमात्र एजेंडा कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को एक बार फिर पूरी की पूरी 25 सीटें दिलाई जाएं।
प्रधानमंत्री के तौर पर ये नरेंद्र मोदी का बीजेपी मुख्यालय में पहला दौरा है। इससे पहले वो कभी भी बीजेपी के दफ्तर में नहीं आए। राजस्थान में 3 दिन तक डीजीपी कॉन्फ्रेंस चल रही है और उसी के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान और राजधानी जयपुर के दौरे पर पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री 2 रात्रि भोजन यही बीजेपी मुख्यालय में करेंगे और इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पार्टी के तमाम नेता, जिनमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह, ये तमाम नेता हैं जो विधायकों और मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री के सीधे संवाद में शामिल रहेंगे। प्रधानमंत्री अपनी तरफ से विधायकों को और नेताओं को खास इस बात की ताकीद करेंगे कि किस तरह किन मुद्दों को जनता के बीच ले जाया जाए ताकि लोकसभा चुनाव में एक बार फिर राजस्थान में बीजेपी को भारी बहुमत मिल पाए। यात्रा के हीरो क्या वोट दिलाने में जीरो हैं? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि कांग्रेस के सहयोगियों में से एक रहे असम के नेता बदरुद्दीन अजमल का ये विचार है। बदरुद्दीन का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब कांग्रेस न्याय यात्रा की शुरुआत कर रही है। बीजेपी भी राहुल की इस यात्रा पर तंज कस रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा के नए कलेवर और तेवर के साथ निकलने को तैयार है। चौबीस के चुनाव से पहले कांग्रेस को इस यात्रा के जरिए वोटों की मात्रा में ऐतिहासिक बढ़त की उम्मीद है। इस यात्रा का रूट मैप आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए असम में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले बदरुद्दीन अजमल का ये बयान, जो राहुल की यात्रा पर ही सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी आज नेहरू खानदान এই যেতিয়া কোনো এৰিয়া যাব মানুহ ফুটিব, ফুট খাব, ভিড় হ'ব, চমক হ'ব, মানুহে হিৰো নিচিনা চাবগৈ, একবাৰ চাই লওঁ એટલે ভোট নিদিয়ে। अजमल का बयान तब आया जब एक दिन पहले कांग्रेस ने न्याय यात्रा को लेकर बड़ी मीटिंग की थी और पूरा लेखा जोखा पेश किया था। ये यात्रा 14 जनवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेगी। यात्रा की दूरी 6,700 किलोमीटर से ज्यादा होगी। 67 दिन की यात्रा 110 जिले, 100 लोकसभा सीट और 337 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। जैसा कि 2023 में और 2022 में भारत जोड़ो यात्रा इतना प्रभावशाली निकला, परिवर्तनकारी निकला, उसी तरह भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी हमारे देश के लिए एक परिवर्तनकारी यात्रा निकलेगा। अब इस यात्रा का रूट मैप भी आपको दिखाते हैं। यात्रा मणिपुर के इम्फाल से शुरू होगी, जिसके बाद नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पहुंचेगी। कांग्रेस को उम्मीद है इस यात्रा के जरिए वो 15 राज्यों में सीधा संदेश पहुंचाएगी। जिन राज्यों से यात्रा गुजरेगी उन राज्यों में लोकसभा की 357 सीट है, जिनमें से 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 14 में ही जीत हासिल की थी। कभी सत्ता के शिखर पर रहने वाली कांग्रेस को 2024 में वापसी करनी है तो इस आंकड़े को बदलना होगा। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी राहुल की यात्रा पर तंज कसना शुरू कर दिया है। भारत को तोड़ने में तुमने कोई कसर छोड़ी नहीं, अब भारत को जोड़ने की यात्रा में तुम चले हो। धारा 370 भारत को कमजोर करता था कि नहीं करता था? करता था कि नहीं करता था? मोदी जी ने धारा 370 हटा दी कि नहीं हटा दी? और कांग्रेस ने उसका विरोध किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? ये जोड़ने चले। हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में मिली हार ने कांग्रेस की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। ठीक आम चुनाव से पहले राहुल गांधी जनता के बीच आंधी बन पाते हैं या नहीं, इस पर अब हर किसी की निगाहें टिकी हैं। अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। अगवा कार्गो शिप पर यह बड़ी जानकारी हमें मिल रही है कि सोमालिया तट पर इंडियन नेवी का ऑपरेशन शुरू हो चुका है। नेवी के मार्कोस कमांडो शिप पर उतरे हैं। हेलीकॉप्टर से नेवी का ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। अच्छी बात यह कि क्रू मेंबर समेत सभी 15 भारतीय सुरक्षित बताए जाते हैं। तो सोमालिया के तट पर नेवी का
ये बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ है। नेवी के मार्कोस कमांडो शिप पर उतरे। आपको बता दें इस कार्गो शिप पर 15 भारतीय भी मौजूद हैं। हमारे डिफेंस एडिटर आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या जानकारी और मिल पा रही है, किस तरीके से कार्रवाई चल रही है? बहुत रैपिडली डेवलपिंग स्टोरी है अखिलेश। दर्शकों को मैं बताऊं कि जब हम जानकारी दे रहे हैं ऐसे समय में ऑपरेशन इस समय जारी है। बिल्कुल हमने सारी जो प्रिकॉशंस होते हैं उन सभी का ध्यान में रखते हुए हमारे नौसेना के सूत्रों से बात करके हम दर्शकों को ये कंफर्म कर सकते हैं कि ठीक इस समय जब हम एबीपी न्यूज पर इस खबर को दिखा रहे हैं, इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज मर्चेंट वेसल लाइला नॉर्थफ्लॉक पर उतर गए हैं। न केवल इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज बल्कि आईएनएस चेन्नई, जो कि ठीक मर्चेंट वेसल लाइला नॉर्थफ्लॉक के बगल में जाकर खड़ा हो गया है, और हेलीकॉप्टर्स भी लॉन्च कर दिए गए हैं। सी गार्डियन प्रेडेटर ड्रोन्स भी आसमान से लगातार नजर रख रहा है। और एक और बड़ी अपडेट दे दें, इस समय जो भी इंडियन नेवी ने कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश किया है मार्कोस कमांडोज, अब इस समय वो उतर चुके हैं उस मर्चेंट वेसल पर जिसे हाईजैक कर लिया गया था, और 15 भारतीय हैं। 15 के 15 भारतीय उस मर्चेंट वेसल में सेफ हाउस में है, जिसे नेवल टर्मिनोलॉजी में सिटाडेल कहा जाता है। आम भाषा में दर्शकों को समझने के लिए मैं बता दूं कि मर्चेंट वेसल में पायरेट्स से बचने के लिए एक सेफ हाउस होता है, यानी कि अगर मर्चेंट वेसल को हाईजैक कर भी लिया जाए तब भी अगर सारे के सारे क्रू अपने आप को उस बुलेट प्रूफ सेफ हाउस में बंद कर लेंगे तो पायरेट्स कुछ नहीं कर पाएंगे और जो क्रू मेंबर्स है उन्हें क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे। और इसी वजह से ये सारे के सारे 15 भारतीय क्रू मेंबर्स सुरक्षित हैं। और मार्कोस कमांडोज, इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज इस समय हेलीकॉप्टर से मर्चेंट वेसल लाइला नॉर्थफ्लॉक पर उतर रहे हैं, और साथ ही साथ जो पहली पार्टी पहुंच गई है उसने उस मर्चेंट वेसल को पूरी तरह से सैनिटाइज भी कर लिया है। और इस तरह से शुरुआती संकेत मिल रहे हैं कि शायद सोमाली पायरेट्स इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज को देखकर, आईएनएस चेन्नई वॉरशिप को देखकर, इंडियन नेवी के हेलीकॉप्टर और सी गार्डियन प्रेडेटर ड्रोन्स को देखकर वो शायद मर्चेंट वेसल छोड़कर भाग गए हैं। शुरुआती संकेत की बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, सोमालिया तट पर इंडियन नेवी का यह ऑपरेशन शुरू हुआ है। नेवी के मार्कोस कमांडो शिप पर उतर चुके हैं। हेलीकॉप्टर से नेवी का ऑपरेशन अभी भी जारी है। क्रू मेंबर समेत सभी 15 भारतीय सुरक्षित हैं। आशीष ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस खबर पर। आशीष, ये जो तस्कर वहां पर मौजूद थे, इनकी डिमांड क्या थी, क्या कुछ और पता चल पा रहा है? देखिए, इस पूरे प्रोसेस को वो सोमाली पायरेट्स अंजाम दे पाते उससे पहले ही इंडियन नेवी ने वहां पहुंचकर इनके पूरे मंसूबों को नेस्तनाबूद कर दिया। देखिए, सोमाली पायरेट्स करते ये हैं कि वो हाईजैक करते हैं, उसके बाद में 1-2 दिन बाद वो शिप की कंपनी को फोन करके बिलियंस ऑफ डॉलर, करोड़ों रुपए की फिरौती मांगते हैं शिप और उसके क्रू को छुड़ाने के लिए। लेकिन इससे पहले कि पूरे प्रोसेस की शुरुआत होती, इंडियन नेवी वॉरशिप वहां पर पहुंच गई। मार्कोस कमांडोज वहां पर मर्चेंट वेसल पर उतर चुके हैं। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में डिप्लॉय कर दिया गया। प्रेडेटर ड्रोन्स हेलीकॉप्टर्स के साथ साथ डिप्लॉय कर दिए गए हैं। उसके बाद सोमाली पायरेट्स को बिल्कुल भी 1% का भी चांस नहीं होता कि वो किसी भी तरह से अपने मंसूबों को पूरा कर पाते। ये रीसेंट इतिहास में अगर आप देखेंगे, शायद पहला ऐसा ऑपरेशन है जब सोमाली पायरेट्स ने एक मर्चेंट वेसल को हाईजैक कर लिया, उसके बाद में इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज उसके चंगुल से छुड़ाकर बाहर लेके आ पाए हैं। 2008 से लेके 12 के बीच में हमने इस तरह से कई कहानियां देखी थी जिसमें फिरौती तक देनी पड़ी थी। कई इंडियन क्रू मेंबर्स हाईजैक किए गए थे, कई मर्चेंट वेसल्स हाईजैक किए गए थे, करोड़ों रुपए की फिरौती दी गई थी। लेकिन इंडियन नेवी के जो मिशन डिप्लॉयड शिप्स हैं, उन्होंने इस बार बेहतरीन काम करके पूरे विश्व में यह संदेश दे दिया है कि जहां पर इंडियन नेवी है जी वहां पर। आशीष, ये बताइए, क्या ये तस्कर अभी वहां पर मौजूद हैं? इस शिप पर ये छोड़कर भागे? ये ऑलमोस्ट लाइव ऑपरेशन की आप अपडेट समझिए, क्योंकि सोमाली पायरेट्स के शुरुआती संकेत नहीं मिले हैं अभी फिलहाल मर्चेंट वेसल पर। मैं दर्शकों को एक और बात बता दूं, ये ऑपरेशन अरब सागर में नहीं हो रहा है, ये ऑपरेशन इंडियन नेवी के किसी बेस के पास में नहीं हो रहा है, ये ऑपरेशन हो रहा है सोमालिया के तट पर। यानी कि कल शाम को जब उस मर्चेंट वेसल को हाईजैक किया गया, उसे अगवा करके सोमालिया
अभी से कुछ घंटे पहले लगभग 3:30-4 बजे के आसपास वो सोमालिया तट पर पायरेट्स लेकर जाने में कामयाब भी हो गए। लेकिन अब जब मार्कोस कमांडोज उस मर्चेंट वेसल पर उतरे हैं तो शुरुआती संकेत ये साफ है कि वहां पर कोई पायरेट नहीं है, यानी कि वो सोमालिया तक ले गए उस शिप को अगवा करके, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। लेकिन एक बात और दर्शकों को बता दूं, इसका यह मतलब नहीं है कि ऑपरेशन अभी पूरा हो गया है। इसका यह मतलब नहीं है कि 15 भारतीय जो क्रू मेंबर्स है वो लोकेट कर लिए गए हैं, उनसे बातचीत हो गई है, लेकिन क्या वो पूरी तरह से सुरक्षित है? क्योंकि हो सकता है कि पायरेट्स मर्चेंट वेसल के इंजन रूम में या फिर कहीं और छुपकर बैठे हो, और इसीलिए इस पूरे प्रोसेस को इंडियन नेवी के मार्कोस कमांडोज उस शिप को सैनिटाइज कर रहे हैं, एक एक एरिया देख रहे हैं। ठीक है आशीष, ये बताइए क्या ये माना जाए कि भारतीय जो नेवी है उसकी बढ़ती ताकत का ये परिचायक है जिस तरीके से एग्रेसिव होकर ये कार्रवाई की गई है, और जहां पर कार्रवाई की गई वो समुद्री क्षेत्र भारत का नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, ये इंटरनेशनल वाटर है, सोमालिया के तट पर, यहां से हजारों किलोमीटर दूर यह ऑपरेशन किया जा रहा है। इंडियन नेवी ने ऑलरेडी जिस तरह से लाल सागर में लगातार टेंशन बढ़ रहा था, ड्रोन से अटैक हो रहे थे, यमन की तरफ से, हुती की तरफ से अटैक्स हो रहे थे, उसके बाद में लगभग आधे दर्जन वॉरशिप्स लगाए थे वहां पर, और इंडियन नेवी ने न केवल इस हमले के तुरंत बाद, इस हाईजैक प्रोसेस के बाद में वार्निंग दिया, बल्कि पीछा करते हुए इंडियन नेवी शिप पीछा करते हुए अरब सागर से सोमालिया के तट तक इस जहाज का पीछा करते हुए पहुंचे। और आप ये 99%, 99.99% मान के चलिए कि अगर मार्कोस कमांडोज उतर चुके हैं वहां पर, जो कि लेटेस्ट अपडेट आई है, तब हर एक क्रू मेंबर सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। लेकिन ये अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड ऑपरेशन है। मैं दर्शकों के पर्सपेक्टिव के लिए जरूर एक लाइन कहूंगा, इस तरह के ऑपरेशन करने के लिए आशीष बिल्कुल छोटे में बताइएगा, आशीष जी आशीष बिल्कुल छोटे में बताइएगा, ये तो कार्रवाई हम देख रहे हैं, लेकिन ये जो कार्रवाई चल रही है इसके समानांतर में कई कूटनीतिक पहल भी की गई होगी, तभी ये किया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा में जाकर। जनरली जब सोमाली पायरेट्स के साथ में इस तरह के हाईजैक के एपिसोड होते हैं तो फिर कूटनीतिक पहल बहुत बाद में आती, क्योंकि ये पायरेट्स हैं, ये डकैत हैं, इनसे डायरेक्टली सरकारें बात नहीं करती हैं। हालांकि कई इस तरह से जो बैकडोर चैनल्स होते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो कई हफ्तों के बाद में आता है। लेकिन इंडियन नेवी के ब्रेवरी ने, उनकी बहादुरी ने मार्कोस कमांडोज के ये तय कर दिया कि उस स्टेज की नौबत ही नहीं पड़ेगी। ये मैं आपको दर्शकों को जरूर बताऊंगा कि देखिए वहां पर सारे देशों के शिप्स हैं, लेकिन सब इस तरह के ऑपरेशन नहीं कर पाते हैं। इंडियन नेवी तो ये भारत इतिहास की जो ताकत है उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अब इस तरह की कार्रवाई भी हम एग्रेसिव होकर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।